जय हिंद साथियों, हम सब मात्रिक छंद को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मात्रिक छंद में हम लोग 3 को देख चुके हैं। क्या क्या चीज़ देख चुके हैं? चौपाई को देख चुके हैं, रोला को देख चुके हैं और गीतिका को देख चुके हैं। ठीक है, उसमें एक और हम बताए थे कि वह इम्पोर्टेंट चीज़ है हरिगीतिका। हरिगीतिका कल छूट गया था, तो उसको आज कवर कर लेते हैं। उसके बाद अर्धसम मात्रिक को पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रिक को 3 भागों में बांटा गया था। एक सम मात्रिक, दूसरा अर्धसम मात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। ठीक है, तो अर्धसम मात्रिक के सारे छंदों को आज की क्लास में पूरे के पूरे पढ़ लिया जाएगा हम लोग। ठीक है, तो आप लोग भी इसको बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क को लगा के सारी चीज़ों को क्लियर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, सीख लीजिएगा, और फिर इसके बाद कोई चीज़ आपसे छूट नहीं पाएगी। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। कैसे मात्रा की गणना करते हैं, क्या होता है इसका लक्षण, क्या होता है उदाहरण, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहने का मतलब, ठीक है। तो हरिगीतिका को देख लेते हैं। डियर, हरिगीतिका क्या है ना, हरिगीतिका। ठीक है, तो इसकी एक लक्षण देख लेते हैं। लक्षण दैट मीन्स की परिभाषा देख लेते हैं। क्या है? 16 और 12 की यति के साथ, 16 और 12 की यति के साथ 28 मात्राओं वाले छंद को हरिगीतिका छंद कहते हैं। 28 मात्रा वाले छंद को क्या बोलते हैं? हरिगीतिका। ये सम मात्रिक वाले में है। ठीक है, अर्ध सम मात्रिक नहीं। 16 और 12 की यति रहेगा, ठीक है, और 28 मात्रा रहेगी एक चरण में। ठीक, और उसी छंद को क्या बोलेंगे? हरिगीतिका छंद बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, उदाहरण को देख लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें मात्रा क्या है? देखिए, यह मात्रिक छंद ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें मात्रा का ही गणना कीजिएगा, न कि वर्ण का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा न था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा। ये यहाँ पे आधा न आकर के इधर क्या कर देगा? गुरु की मात्रा लगा देगा। फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे लघु 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 लघु। ठीक है, समझते रहिएगा। यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु लघु लघु, और फिर गुरु। कितने हुई? क्या 16 हुए का? 4 3 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। कितने हुए? 16 हो गए। यानी कि पहले वाले यति के पहले 16 और 12 पे यति होता है, तो 16 इधर हो गए, 12 उधर होने चाहिए, तब तो परिभाषा को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 16 और 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघु 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 गुरु, और फिर यहाँ पे ये वाला स यहाँ पे आकर के यहाँ पे गुरु कर देगा, यहाँ पे भी गुरु, म आकर के रेफ आकर के यहाँ पे क्या कर देगा? गुरु, यहाँ पे गुरु। कितने हो गए? 2 3 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12। 16 और 12 पे यति होगा, वो ऐसा छंद क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? हरिगीतिका। तो आगे देखिए, यहाँ पर भी यति है, यानी कि पूर्ण यति है। यहाँ पे क्या था? अर्ध यति था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु गुरु, ठीक है, लघु, फिर लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। 16 हो गए क्या? 4 3 7 7 4 11 11 5 16 हो गए। बिल्कुल सर, आ रहा है ना। यहाँ पे ये वाला आधा अक्षर था, आधे के पहले अगर कोई रहता है, बीच में अगर आधा अक्षर आता है, तो उसके पहले वाले में क्या हो जाता है? गुरु वर्ण हो जाता है। ठीक है, यही तो हम लोग पढ़े थे, मात्रा की गिनती कैसे करते हैं सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु गुरु। ठीक है, अब यहाँ पे आधा रो था, यानी कि रेफ रो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु। 2 3 5 5 4 9 9 3 12। क्या हो गए? तो यही हो गए। 16 और 12 पे यति होगा। यहाँ पे देखिए, परिपूर्ण यति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे अर्ध यति का। हम लोग पढ़े भी थे कि 3 तरीके के यति होता है, एक अर्ध यति, एक पूर्ण यति, एक परिपूर्ण यति। ठीक है, तो ये चीजें बात क्लियर हुई कि 16 और 12 की यति के साथ 28 मात्रा होते हैं। 16 और 12 कितने हो जाएंगे डियर? 16 और 12 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 28 पे यति है। ठीक है, 16 पे भी यति है, 28 पे पूर्ण यति है। क्या बातें समझ में आ रही है? वैसे ही अब देख लेते हैं अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक यानी कि आधा सम रहेगा, आधा विषम रहेगा। यानी कि आधे जो क्या रहेंगे? चरण, आधे चरण में एक समान मात्रा रहेगी और आधे चरण में एक समान मात्रा रहेगी। अब इसको समझते हैं सर, क्या चीज है। ठीक है, दोहा में जैसे दोहा क्या है? अर्धसम मात्रिक है। इसके पहले और तीसरे चरण में एक
मात्रा रहती है, यानी कि एक जैसी मात्रा रहती है, 13 मात्रा रहती है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, यानी कि एक जैसी मात्रा 11। ठीक है, तो वही चीज क्या है, दोहा है। सोरठा भी वही चीज है कि इसके जो दो चरण रहेंगे, एक जैसे मात्रा रहेंगे, दूसरे चरण में अलग मात्रा रहेगी। ठीक है, और वही चीज ऊपर देखे थे सममात्रिक में, प्रत्येक चरण में उतनी ही मात्रा रहेगी। कितनी, यानी कि एक जैसा प्रत्येक चरण में, चारों चरण में एक जैसी मात्रा रहेंगी। यानी कि जैसे हम चौपाई को देखे थे प्रत्येक चरण में 16। ठीक है, अगर गीतिका को देखे थे तो प्रत्येक चरण में 26, हरिगीतिका को देखे थे तो प्रत्येक चरण में 28। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। ठीक है, देखे थे रोला में देखे थे तो प्रत्येक चरण में 24, ये चीज देखे थे। तो हम लोग वैसे ही यहाँ पे देखेंगे ना, तो क्या होगा कि इसके विषम चरणों में अलग मात्रा रहेगी, सम चरणों में अलग मात्रा रहेगी। वो वैसे छंद को क्या बोलते हैं, अर्धसम मात्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके दोहा को हम ले लेते हैं, दोहा को देखते हैं। दोहा में क्या चीज है सर, इसकी एक लक्षण देख लेते हैं। दोहा 13 और 11 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद को दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा। ध्यान रखिएगा, 13 और 11 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद को दोहा कहते हैं। इसके विषम चरणों में 13 मात्रा, विषम चरण में दैट मीन्स कि पहले और तीसरा, पहला और तीसरा में बोलते हैं विषम। एवं सम चरणों में 11 मात्रा। एवं सम चरणों में कितनी मात्रा होगी डियर, 11 मात्रा होगी ना। तुक सम चरणों में मिलता है, तुक कल तुक बताए थे। ठीक है, अभी फिर से बता दूंगा, तुक सम चरणों में मिलता है, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में मिलेगा। ठीक है, यह छंद सभी रसों एवं मुक्तक काव्यों के लिए उपयुक्त होता है। मुक्तक काव्य और क्या होता है, एक प्रबंध काव्य होता है। प्रबंध काव्य के लिए गीतिका होता है, कल पढ़े थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मुक्तक काव्य के लिए क्या होगा, दोहा। प्रबंध काव्य क्या होता है सर, एक दूसरे से उसकी सारी पंक्तियां संबंधित रहेंगी, आगे की भी संबंधित होती रहेंगी पीछे वाले से। लेकिन क्या दोहा में रहता है क्या, एक दोहा दूसरे दोहा से संबंधित रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है सर। पहला दोहा कुछ और अर्थ देता रहेगा, किसी और के बारे में बताता रहेगा, तो दूसरा दोहा किसी और के बारे में बताता रहेगा। क्या बातें समझ में आई, तो वैसे छंद को क्या बोलते हैं, दोहा छंद बोलते हैं। लेकिन एक दोहा मुक्तक बोलते हैं, मुक्तक काव्य बोलते हैं। और फिर अगर एक दूसरे से संबंधित है, पीछे वाली कहानी से संबंधित है, तो वैसे वाले काव्य को क्या बोलते हैं, प्रबंध काव्य बोलते हैं। जैसे रामचरितमानस क्या है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, और प्रिय प्रवास क्या है, प्रबंध काव्य है, एक दूसरे से संबंधित रहेगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर जी का। साकेत क्या है, प्रिय प्रवास साकेत क्या है, प्रबंध काव्य है। तो वैसे काव्य को क्या बोलते हैं, प्रबंध काव्य। जबकि दोहा हो गया, ये चीज क्या होते हैं, मुक्तक काव्य के लिए उपयुक्त होता है, दोहा छंद। ठीक है, आगे देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। इसकी मात्रा भी सर लगा लेते हैं, कैसे मात्रा सर लगाई जाती है। ठीक है, देख लेते हैं उदाहरण के थ्रू। अब देखिए, लघु, यहाँ गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, लघु 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 गुरु। क्या 13 हो गए क्या, पहले में गिनिए तो 13 हो गए होंगे, तो बताइए आप। तो देखिए 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, बिल्कुल सर हो गया ना, पहले चरण में 13। फिर यहाँ 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या हो गए, दूसरे चरण में 11। यानी कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11। क्या फिर से अगर विषम चरण में 13 आता है तब तो इसको फुलफिल करेगा। परिभाषा को देखिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 8 2 10 11 2 13 हो गए। यहाँ पे क्या था, यति था। ठीक है, 13 हो गए विषम चरणों में, यानी पहले और तीसरे में 13 हो गए। यानी कि पहले और तीसरे में, यानी विषम चरणों में 13 होते थे सर, परिभाषा में आपने बताया था, यहाँ पर भी है, यानी कि हो गया सर, बिल्कुल हो गया ना। आगे देखते हैं, इसमें 13 हो गया क्या, गुरु लघु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु, गुरु लघु। 3 3 6 और 6 4 10, कहाँ गलत हुआ, सॉरी 4 3 7 7 4 11, गिनने में गलती हो गया ना। 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 8 9 2 11 हो गए ना। ठीक है, तो इतने क्या हो गए, ये क्या हो गया, दोहा। आप भी कोई दोहा को लीजिएगा, उठाइएगा उसको, उसमें मात्रा को लगाइएगा, कैसे मात्रा लगेगी। ठीक है,
नहीं आएगा तो फिर बताइए, किसी भी दोहा को ले लीजिएगा। दोहा तो इतनी पढ़े हुए हैं, कबीरदास के दोहे, तो तुलसीदास के दोहे, किसके किसके दोहे पढ़े हुए हैं ना। चलिए सोरठा को देख लेते हैं डियर। सोरठा जानते ही हैं कि क्या होता है, दोहा का ठीक विलोम होता है, यानी कि ठीक अपोजिट होता है, ठीक उल्टा होता है सर। उल्टा होता है ना। इसके विषम चरणों के अंत में क्या होते हैं, 11-11 मात्रा होती हैं। क्या होते हैं, 11-11, तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या होते हैं भाई, 11-11 मात्रा, और सम चरणों में 13-13 मात्रा होती है। यानी कि जो पहले और तीसरा होता है उसमें क्या होते हैं, 11-11, और दूसरे और चौथे में क्या होते हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या समझ में आया, बिल्कुल ढंग से समझ में आ रहा है। चलिए तो थम्स अप कीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक है। अब देखिए इस परिभाषा को, ये वाला उदाहरण देखते हैं कि पूरा कर रहा है कि नहीं सर। करेगा भी, अगर परिभाषा सही है, उदाहरण सही है तो करेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में क्या होगा, 11 मात्रा। तीसरे चरण में क्या होगा, 11 मात्रा। दूसरे चरण में क्या होगा, 13 मात्रा। और चौथे चरण में क्या होगा सर, 13 मात्रा। यही ना होगा, तो वही चीज तो उल्टा होगा। इसमें 13 था पहले चरण में, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले चरण में 11। इसमें दूसरे चरण में 11 था, तो इसके दूसरे चरण में क्या होगा, 13। समझ में आ रहा है बात। आगे देखिए इसमें भी लगाइए। प्रेम 2 3 4 2 6 6 2 8 8 1 9 10 11 2 13 हो गए, 13 हो गए। आगे देखिए विषय 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 हो गए। आगे देखिए इधर 13 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए सर। पूरा कर रहा है, परिभाषा को पूरा कर रहा है उदाहरण। तो यहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा, सोरठा छंद। ठीक है डियर, आगे देख लेते हैं बरवई क्या होता है। बरवई देखिए ना, अवधी भाषा का निजी छंद है। अवधी भाषा का निजी छंद है, और यह श्रृंगार रस के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ये एक बार हमसे पूछा गया कि श्रृंगार रस के लिए ज्यादा उपयुक्त छंद कौन सा होता है, तो बरवई होता है। और यह किस भाषा का निजी छंद है, तो बता सकते हैं कि अवधी भाषा का निजी छंद है, खुद का छंद है अवधी का। ठीक है, जैसा कि जानते हैं अवधी भाषा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो तुलसीदास जी। ब्रज भाषा के सूरदास जी, ये सब जानते ही हैं। ठीक है, तो वही चीज क्या है, श्रृंगार रस के लिए ज्यादा उपयुक्त है, ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा अच्छे है। ठीक है, बरवई को देख लेते हैं। इसका लक्षण क्या है, 12 एवं 7 की यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद को बरवई छंद बोलते हैं। 12 एवं 7 की यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद को बरवई छंद कहते हैं। इसके विषम चरणों में 12-12, यानी कि पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, एवं सम चरणों के अंत में, सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में कितना होते हैं, 12-12, और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह अवधी भाषा का निजी छंद है। क्या है, अवधी भाषा का निजी छंद है, अवधि का। ठीक है, ख्याल रखिएगा, अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा। ऑब्जेक्टिव में कई एक बार पूछा गया है कि अवधी भाषा का निजी छंद कौन सा है, आप बता दीजिएगा क्या है, बरवई। ठीक है, और श्रृंगार रस के लिए सबसे उपयुक्त छंद क्या है, तो आप बता दीजिएगा क्या है, बरवई। ठीक है, यार श्रृंगार रस के लिए ज्यादा उपयुक्त छंद है, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़िया छंद है। ठीक है, उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जान परे सिय हियरे जब कुभिलाए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार युक्त वर्ण है, क्या हो जाएगा, गुरु लघु 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 गुरु हो गया। यहाँ पे क्या चंद्र बिंदु से किसी वर्ण पे मात्रा से प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है सर। तो यहाँ पे लघु 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 गिनिए अब, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12। क्या पहले चरण में क्या होते हैं, पहले चरण में 12 मात्रा, दूसरे चरण में 7 मात्रा। इधर देखिए 7 है क्या, यहाँ यति के बाद 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। दूसरे चरण में कितने हो गए, 7 हो गए ना। आगे देखिए 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 हो गए डियर।
तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले और तीसरे चरण में क्या हो गए, 12-12 मात्रा। दैट मीन्स की विषम चरण में 12-12 मात्रा होती है। इसको भी पूरा कर रहा है उदाहरण परिभाषा को। अब यहाँ पे देख लेते हैं डियर, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर भी हो गई, यानी कि दूसरे चरण में यानी सम चरणों में भी 7-7 मात्राएं होती हैं। तो वैसे छंद को क्या बोलते हैं, बरवय छंद बोलते हैं। वैसे छंद को क्या बोलते हैं, बरवय छंद बोलते हैं। बरवय छंद में पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 7, फिर तीसरे चरण में 12 और चौथे चरण में 7, यानी कि विषम चरणों के अंत, विषम चरणों में 12-12 मात्रा, सम चरण में 7-7 मात्रा होती है। वैसे छंद को बरवय छंद बोलते हैं। ठीक है, यह अवधि का निजी छंद है। यह श्रृंगार रस के लिए ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, श्रृंगार रस में ज्यादा इसमें कविताएं लिखी जाती है। ठीक है, श्रृंगार रस की जो कविताएं हैं वह कहाँ लिखी जाती हैं, ठीक है, बरवय छंद में लिखी जाती है। जैसे बरवय नायिका भेद रहीम दास का पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कई रीतिकाल में जाएंगे तो बरवय से संबंधित, बरवय छंद से भरा पड़ा हुआ है पूरा रीतिकाल ना। आगे देखते हैं, उल्लाला एक छंद होता है। ये भी क्या है, अर्धसम मात्रिक ही है। क्या है, अर्धसम मात्रिक ही है उल्लाला। इसकी देख लेते हैं एक लक्षण, यानी कि परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, देखिए इसके विषम चरणों में 15-15 मात्रा, विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्रा तथा सम चरणों में 13-13 मात्रा होती है। वैसे छंद को क्या बोलते हैं, उल्लाला छंद बोलते हैं ना। देखिए अब देखिए, ये देखिए एक जो उदाहरण हमने लिया है पहला वाला, ये देखिए भारत भारती एक रचना पढ़े होंगे। क्या, भारत भारती किसका, भारत भारती किसकी रचना है, तो आप बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का भारत भारती रचना है, इसी से ये वाला उदाहरण हमने लिया है। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं कि 15 और 13 पे यत्न है कि नहीं मात्रा। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 2 12 1 13 13 2 15। क्या 15 पे आती है, पहले चरण में 15, दूसरे चरण में 13 होने चाहिए। 1 2 3 2 5, सॉरी यहाँ पे भी 2 रहेगा ना, 4 2 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे तो गुरु रहेगा ना, क्या हो गया 10 11 11 2 13, बड़ी की मात्रा थी 13 हो गया। पहले में क्या हो गया 15, दूसरे में 13 हो गए। समझ में आ रहा है, पहले में 15, दूसरे में 13, यानी कि विषम चरण में 15 मात्रा और सम चरण में 13 मात्रा होगी। तो ऐसे छंद को लाला बोलते हैं। आगे देखिए इसको भी लगा लेते हैं, 2 2 यानी कि 2, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। आधे अक्षर के पहले, आधे अक्षर अगर बीच में रहता है तो उसके पहले वाला गुरु हो जाता है। हम लोग पढ़े थे बीच में, हम लोग पढ़े थे मात्राओं की गणना जब सीख रहे थे कैसे करते हैं, यहाँ पे गुरु हो गया। अब देखिए 2 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15 15 हो गया। यानी कि विषम चरण में 15-15 मात्रा, सम चरण में 11-11 मात्रा होगी, सॉरी 13-13 मात्रा होगी ना। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रेप रख के पहले ये स है तो यहाँ पे गुरु, यहाँ पे भी गुरु, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु। 2 3 3 4 7 7 3 10 10 3 13 13 हो गए। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर विषम चरण के अंत में, विषम चरण है, विषम चरण में अगर 15-15 मात्रा है, सम चरण में अगर 13-13 मात्रा है, ऐसी चीज है तो ऐसा छंद क्या कहा जाता है, उल्लाला छंद कहा जाता है। ठीक है, अब एक उदाहरण है ये वाला चीज, उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है, वहीं जन सार्वभौम सिद्धांत का आज प्रवर्तक है, वहीं इसमें आप मात्रा लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये भी उल्लाला का है, मात्रा लगाइएगा, मात्रा बिल्कुल लग जाएगा इजी वे में। जैसे हमने बताया, जैसे हम सीखे थे मात्राओं की गणना, मात्राओं की गिनती, वैसे ही आप लगा लीजिएगा। शायद इसको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि बता दूंगा आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाली टॉपिक समझ में आई होगी। और अर्धसम मात्रिक जो छंद था ये भी कंप्लीट हो चुका। आगे हम लोग पढ़ेंगे विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में 2 ही हैं, कुंडलियां और छप्पर है ना, उन दोनों को पढ़ लेंगे कल हम लोग, कल वाली क्लास में। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चीजें नहीं, अगर कहीं भी
आपको थोड़ा सा डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि आपको संतुष्ट कर पाऊँ, बता पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी यानी कि पहुंचा दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल वाली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर डियर।